नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो लेबर लॉज की सीरीज डिस्कस करते हैं उसी सीरीज के अंदर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को डिस्कस करेंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन और वीमेन के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन अ सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के। तो आइए देखते हैं क्या प्रोविजन है इस एक्ट के। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल 39D में एनविसेज किया गया है दैट द स्टेट्स विल हैव अ पॉलिसी फॉर सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। जो DPSP हैं हमारे संविधान के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके अंदर बोला गया है कि देयर द स्टेट्स मीन कंट्री इंडिया, The state will have a policy for securing equal pay for equal work, समान काम के लिए समान वेतन for both women and men। तो ये आर्टिकल 39D का पार्ट है। लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल दिस मीन्स इनके वायलेशन को लेके हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम जुडिशरी में नहीं जा सकते कि ये मिला नहीं हमें। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्टिव्स हैं स्टेट्स को कि आप अपनी पॉलिसी बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में सुप्रीम कोर्ट, ये केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी एंड 16 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू रीड इनटू देयर स्कीम द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब इसको जस्टिसिएबल बना दिया गया, इसको जस्टिसिएबल का थोड़ा सा रूप दिया गया जुडिशरी ने कि इसको अलग नहीं समझना, आर्टिकल 39D को अलग नहीं समझना, इसको आर्टिकल 14 और 16 जो कि जस्टिसिएबल हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है और संविधान का जो प्रीएम्बल है उसके साथ ही ऐड करके इसको प्रिंसिपल को देखना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो वैल्यू है वो है विमेन एम्पावरमेंट के जो मूवमेंट था उसका स्लोगन भी रहा है। इक्वल पे लॉज देयरफॉर यूजुअली डील विद सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द पे स्केल ऑफ मैन एंड वीमेन डूइंग द सेम वर्क। तो इसी के मद्देनज़र की पहले आर्टिकल 39 आया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और वेरियस मूवमेंट्स का भी हिस्सा रहा है ये। तो इसी को देखते हुए द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 एक्ट बना, पार्लियामेंट ने पास किया। तो उसकी क्या डेफिनेशन रही, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन एंड वीमेन वर्कर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स अगेंस्ट वीमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरदो। ये एक्ट बनाया है कि मैन और वीमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो फॉर द पेमेंट बेस्ड ऑन सेम और सिमिलर वर्क, और किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पेमेंट को लेते हुए। अगर समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। इसका जो एक्ट का पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, उसको देखते हैं। उसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। तो कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और इन रिलेशन टू बैंकिंग कंपनी, मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड और एनी अदर कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट। ठीक है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट बच गई उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2 रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 बैंकिंग कंपनी, नंबर 4 मेजर पोर्ट, नंबर 5 मेजर माइन, ऑयल फील्ड और एनी अदर कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट। इन केस में तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। देखते हैं एम्प्लॉयर का क्या मीनिंग दिया गया है।
एम्प्लॉयर हैज द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लोज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। जो 1972 पे एक्ट पास हुआ था, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी गई है, इस एक्ट के लिए भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन सेम रहेगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में पेमेंट एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से ली गई है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट से ली गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ली गई है, या किसी और एक्ट से ली गई है। तो इसका आंसर रहेगा पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 से। देखते हैं रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है? मीन्स द बेसिक वेज और सैलरी and any other additional emoluments whatsoever payable either in cash or in kind to a person employed in respect of employment or work done in such employment if the terms of contract of employment are expressed or implied were fulfilled। क्या मतलब है इसका? रिम्यूनरेशन वो होती है जो आपकी बेसिक वेज या सैलरी होती है वो, और उसके अलावा कुछ अगर एडिशनल भत्ता दिया जाता है आपको किसी भी काम करने के एवज में, तो उसको अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे वो एक्सप्रेस हैं या नहीं है, उसके बेस पे तो सबसे पहले बेसिक सैलरी होगी, बेसिक वेज होगी, और उसके अलावा अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसमें अगर बेसिक वेज से अलग कोई एडिशनल अलाउंस मेंशन किए गए हैं, तो उन सब को मिला के बोलेंगे हम रिम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। मीन्स बेसिक वेज और एनी अदर इमोल्यूमेंट्स। तो जो कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में हो सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि कैश दिया लेकिन एचआरए की जगह फ्लैट दे दिया किसी एम्प्लॉय को, तो दैट इज इन काइंड। कई बार पूछ लेते हैं कि जी काइंड में पेमेंट कैसे दी जाती है, तो काइंड में लाइक कार दे दी यूज करने के लिए, फ्लैट दे दिया, तो दैट इज पेमेंट इन काइंड। सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क को डेफिनेशन देखेंगे। मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, ये तीन वर्ड बहुत जरूरी है, वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्किल, एफर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम व्हेन परफॉर्म्ड अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशन बाय अ मैन और अ वुमेन, एंड द डिफरेंसेस इफ एनी बिटवीन द स्किल, एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी required of a man and those required of a woman are not of practical importance in relation to the terms and condition of employment। मतलब अगर किसी काम को करने में सेम स्किल लगती है, सेम एफर्ट लगता है और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम उसको सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कहेंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती कि स्किल्स डिफरेंट लग रहे हैं आपको, या एफर्ट्स अलग लग रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो रही है, तो हम उसको सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क नहीं कहेंगे। तो बेसिकली सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क को हम डिफाइन करेंगे तीन एस्पेक्ट्स में: स्किल, एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। वर्कर मीन्स अ वर्कर इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एक्ट हैज कम इनटू फोर्स। मीन्स कोई भी वर्कर और एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अभी एक अलग पॉइंट इसके अंदर डेफिनेशन में दिया गया है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। मतलब कई बार इस एक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स और यूज किए गए हैं, एक्सप्रेशंस और वर्ड्स, जिनको इन सेक्शन 2 डेफिनेशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसमें क्लियर किया गया है कि अगर कोई वर्ड और एक्सप्रेशन आपको लगता है जो इसके अंदर डिफाइन नहीं हुआ है, तो आप उसकी डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से ले सकते हैं और उसका सेम मीनिंग होगा जो आईडी एक्ट के अंदर रहेगा। चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 है पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मैन एंड वीमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स। जो चैप्टर 2 है इसके अंदर, उसके अंदर सेक्शन 4 ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन एंड वीमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। ये सेक्शन 4 है कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या है। तो ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर देखते हैं हम क्या है। अंडर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर फॉलोइंग टू द वर्कमैन। कि इक्वल रिम्यूनरेशन ईआर एक्ट के अंदर एक एम्प्लॉयर को ये जो नीचे लिखी गई निम्नलिखित चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। नो एम्प्लॉयर शैल पे टू एनी वर्कर employed by him in any establishment or employment remuneration
whether payable in cash or in kind at a rate less favorable than those at which he pays remuneration to the workers of the opposite sex in such establishment or employment for performing the same work or work of a similar nature। कहने का मतलब है कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी वर्कर को इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय करता है तो और पेमेंट देता है उसको, चाहे कैश और काइंड में देता हो, तो वो दूसरे सेक्स के नेचर के वर्कर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगर वो सेम काम कर रहे हैं। कि अगर एक आदमी सेम काम कर रहा है और एक औरत सेम काम कर रही है तो कोई भी एम्प्लॉयर पेमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, उसकी रेम्यूनरेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और उसको लेस फेवरेबल रेट्स नहीं देगा। नो एम्प्लॉयर टू कंप्लाई विद द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कैन रिड्यूस द रेट ऑफ सैलरी और ऑफ एनी वर्कर, रेट ऑफ सैलरी ऑफ एनी वर्कर। कि अगर पहले से कोई का इस एक्ट, ये एक्ट लागू हुआ है 1976 में, अगर पहले से कोई वर्कर वेदर मैन और वीमेन काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, तो जो प्रोविजंस अगर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जिसके हिसाब से वो अगर रिड्यूस करना चाहे सैलरी तो वो रिड्यूस नहीं करेगा। अगर पहले से उनकी ज़्यादा सैलरी है तो वो ज़्यादा ही रहेगी इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ऑल्सो no employer while making recruitment for the same work or work of similar nature can make any discrimination against women except where the employment of women in such work is prohibited or restricted by law in force। कहने की बात है कि अगर रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती करता है एक एम्प्लॉयर, तो भर्ती करते टाइम भी मैन और वीमेन में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एम्प्लॉयर, बशर्ते एक कंडीशन है कि अगर किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन रिस्ट्रिक्ट की गई है बाय द लॉ इन फोर्स। अगर सरकार ने कहीं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वीमेन की एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है लेकिन इनटू वेरियस कंडीशन, तो वहाँ को छोड़ के कोई भी एम्प्लॉयर मैन और वीमेन की रिक्रूटमेंट कंडीशंस में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सेक्शन 5 देखते हैं, एडवाइजरी कमेटी। एक एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी जिसके मेंबर 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम 10 मेंबर होंगे और जिसमें से हाफ ऑफ द मेंबर शैल बी विमेन। तो वो सिर्फ वो आप एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। चैप्टर 3 है मिसलेनियस। चैप्टर 3 देखते हैं मिसलेनियस। सेक्शन 8 ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन रजिस्टर्स। इसके अंदर सेक्शन 8 में है कि जो एम्प्लॉयर है वो हर टाइम पे रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय देम अलोंग विद देयर रिम्यूनरेशन। उसके इस कैटेगरी के वर्कर ये हैं, ये वर्कर हैं, इस कैटेगरी के हैं, उसको मैं ये बेसिक वेज देता हूँ, ये एमोल्यूमेंट्स देता हूँ, ये अदर अलाउंसेस देता हूँ। तो ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि वो हर टाइम जहाँ भी आपका काम चल रहा है एट द प्लेस ऑफ वर्क रजिस्टर मेंटेन करेगा, ठीक है। और रूल 6 जो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि फॉर्म डी, एक फॉर्म डी बना के रखेगा वो और रजिस्टर मेंटेन करेगा, ताकि कोई भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर अगर आता है इंस्पेक्शन के लिए तो उसको रेडी कंडीशन में मिले और वो चेक कर सके कि कहीं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के रूल्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। सेक्शन 10 अगर वायलेट हो रहे हैं तो क्या पेनल्टीज है, तो वो पेनल्टीज दिखाता है सेक्शन 10। इफ एन एम्प्लॉयर कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ही शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 month और विद फाइन विच कैन एक्सटेंड अप टू 10,000 और बोथ। मतलब 2 टाइप की पेनल्टीज हैं इसके अंदर। एक सिंपल पेनल्टीज हैं कुछ वायलेशंस के लिए और कुछ वायलेशंस के लिए हार्श पेनल्टी भी हैं, ठीक है, मेजर पेनल्टीज भी हैं। तो अगर ये एम्प्लॉयर ये 3 काम नहीं करता है तो उसकी पर सज़ा है 1 महीने तक की कैद और 10,000 रुपये तक का फाइन या अथवा दोनों। क्या क्या आते हैं उसके अंदर में, ओमिट्स और फेल्स टू मेंटेन एनी रजिस्टर और डॉक्यूमेंट अबाउट द वर्कर्स एम्प्लॉयड। अगर वो हम जो रजिस्टर की बात कर रहे थे, अगर वो रजिस्टर बनाता नहीं है या दिखाता नहीं है या फिर उसको छेड़खानी करता है रजिस्टर्स के साथ, उसके वर्कर्स को एम्प्लॉय किए गए हैं उस रजिस्टर के साथ, तो उसको पनिशमेंट रहेगी 1 महीने तक की सज़ा या 10,000 रुपये तक का फाइन अथवा दोनों। या फिर जो रजिस्टर प्रोड्यूस किए फेल कर
रजिस्टर, मस्टर रोल या कोई और डॉक्यूमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर से रिलेटेड है वो मांगे जाते हैं तो उनसे छेड़खानी करता है या फेल टू प्रोड्यूस हो जाता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। omits or refuses to give any evidence or prevents his agent, servant or any other person in charge of the establishment or any other worker for giving evidence। या फिर एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर अगर एविडेंस लेने आता है तो वो अपने खुद अपने अधिकारी या फिर वहाँ पे कोई इंचार्ज है एस्टेब्लिशमेंट का, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसको बोलता है कि तुम्हें एविडेंस नहीं लेने देने किसी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, तो उसके लिए ये 3 कंडीशन में पेनल्टी जो रहेगी वो रहेगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 मंथ और विद फाइन अप टू 10,000 और विद बोथ। लेकिन दूसरे कंडीशन क्या है, इफ एन एम्प्लॉयर कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ही शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मिनिमम 3 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर और विद अ फाइन मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 20,000 और बोथ फॉर द फर्स्ट ऑफेंस और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 2 years फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस। मतलब ये एक मेजर पेनल्टी है कि निम्नलिखित में से अगर एम्प्लॉयर नहीं करता है तो उसको या तो 10,000 रुपये मिनिमम फाइन है जो 20,000 तक एक्सटेंड हो सकता है, 3 महीने की मिनिमम जेल है जो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है फर्स्ट ऑफेंस के लिए, पहले गुनाह के लिए। लेकिन अगर ऐसा है कि उसको 10,000 रुपये फाइन पहली बार में लग गया और उसका रिपीटेड ऑफेंस हो गया, मतलब सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो गया, तो उसके अंदर जो मॉनेटरी पेनल्टी है वो नहीं रहेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट ही होगी जो कि 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो वो कौन से केसेस हैं जिसमें सेकंड ऑफेंस में 2 साल की सज़ा और फर्स्ट ऑफेंस में 3 महीने से 1 साल की सज़ा हो सकती है, वो देखते हैं। डिस्क्रिमिनेट्स इन रिक्रूटमेंट इन कॉन्ट्रावर्शन ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, या तो वो रिक्रूटमेंट में भर्ती के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करता है मैन और वीमेन में। मेक्स अ पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एट अनइक्वल डेट्स टू मैन एंड वीमेन वर्कर फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब अनइक्वल डेट देता है सैलरी के, भाई 2 लोग सेम काम कर रहे हैं उनको अलग अलग रेट देता है। या फिर मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन वर्कर इन कॉन्ट्राविशन ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, अगर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में कोई रूल बनाया है जिसके वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है जिस रूल को इम्प्लीमेंट करने में मैन और वीमेन में, तो उसके केस में। या फिर ओमिट्स और फेल्स टू कैरी आउट एनी डायरेक्शन मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर कोई गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट ज्यूरिस्डिक्शन है, वो कोई डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है या फिर उसको ओमिट करता है, तो उसके लिए ये मेजर पेनल्टी रहेगी। मेजर पेनल्टी क्या रहेगी, 10,000 से 20,000 रुपये तक का फाइन, 3 महीने से 1 साल तक की जेल अथवा दोनों फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो जाता है या सेकंड ऑफेंस या सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो जाता है तो उसको मॉनेटरी पेनल्टी ना रह के सिर्फ इम्प्रिजनमेंट रहेगी जो कि 2 साल तक हो सकती है। तो ये पेनल्टीज थी। पेनल्टीज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। देखा आपने 2 टाइप की ये माइनर पेनल्टीज हैं, ये मेजर पेनल्टीज हैं। माइनर पेनल्टीज रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर 10,000 तक का फाइन है या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ, और जो मेजर पेनल्टीज है उसमें 10 से 20,000 तक का फाइन और इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 months to 1 year, और फॉर द फर्स्ट ऑफेंस और फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 2 years। Section 11 offenses by companies. In case any of the offense are committed by a company, every person who at the time of offense committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business will be deemed to be guilty of the offense and will be liable for prosecution. Means कहने की बात यह है कि मान लो एक कंपनी है, आप उसके मैनेजर हो, आप सुपरवाइजर हो या साइट इंचार्ज, तो उस कंपनी से रिलेटेड ये नहीं, वो पहले जो पेनल्टीज थी वो अगर इंडिविजुअल पे लागू हैं तो सेम पेनल्टीज कंपनीज पे भी लागू हैं, और जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, उस टाइम पे जो भी इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी था उसके ऊपर ही प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट लागू रहेगी और वो ही गिल्टी ऑफ द ऑफेंस रहेगा। तो दिस इज ऑफेंसेस बाय कंपनी सेक्शन 11। सेक्शन 12 है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। जो इस कानून है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में, उसमें कौन कॉग्निजेंस लेगा और ट्रायल कहाँ होगा,
तो नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास shall try any offense punishable under this act। कहने की बात है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी जज या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर इस चीज़ का ट्रायल नहीं कर सकता, इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता इस एक्ट के लिए, तो कोई ट्राई नहीं करेगा। मिनिमम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 बताता है पावर टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो इसमें जो एक्ट लागू हुआ है उसके रूल्स बनाने, फ्रेम करने और लागू करने की जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टाइम टू टाइम एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे रूल्स बना सकती है। So for such more informative videos and discussions related to labor laws and recent amendments, stay tuned and subscribe to our channel Labor Law Station. Thank you very much.